तक हो जाएगा log बेस 10 एंड सी। एम की जगह पर रख दिए हम लोग, सॉरी सी की जगह पर रख दिए हम लोग, तो यहां से कर्व स्टार्ट होगा और स्लोप जो बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, के बराबर। तो ये कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.693 अपॉन के। ए स्क्वायर होगा तो हाइपरबोला बोलेंगे, और अगर सिर्फ ए होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 0, और किसी के पावर 0 यानी कि वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में टोटल 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, और साथ साथ हमने आपको बताया था इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का भी, जीरो ऑर्डर का भी, सेकेंड ऑर्डर का भी, थर्ड ऑर्डर का भी। आज हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा, जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा, और साथ साथ हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे और हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं आज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। देखो, लास्ट क्लास पे हमने आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सिंपल मेथड के थ्रू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल के बताया था, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट निकाल के बताया था। आज एक दूसरे मेथड के माध्यम से भी थोड़ा सा चलेंगे, इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ओरिजिनल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट नहीं मैं लेके चलूंगा जैसे आपको लास्ट क्लास पे लेके चला था, ठीक है, वैसा नहीं, थोड़ा सा एलैबोरेट करके चलेंगे उसको, ताकि उससे ग्राफ भी हम लोग बना सके। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग जो लेके चलने वाले हैं वो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे ए है और ए से बना लो आप प्रोडक्ट, क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट। ठीक ना? अच्छा, अगर मैं इसका रेट लिखूं तो आर बराबर क्या लिखोगे, के इंटू ए के पावर 0, तभी तो आपका जीरो ऑर्डर होगा। और रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। और रिएक्टेंट अगर है तो साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव। इसका रेट लिख दिया हमने, इज इक्वल टू के, और किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब एक काम करो, मैं इसको इंटीग्रेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं जैसे के डी टी। अब इंटीग्रेशन करता हूं, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन C0 टू CT। अच्छा, जीरो कहने का मतलब ये है कि जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है और T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एंड टाइम फ्रॉम 0 टू T, 0 से T तक। चलिए देखें, इंटीग्रेशन यहां पे करें, ए का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट कहां से रखना है बाबू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C 0 से, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन CT तक, C0 से CT तक, इज इक्वल टू। अच्छा, टाइम का इंटीग्रेशन कहां से करना है आप, 0 से लेकर के T तक। ठीक है, नाउ इसका इंटीग्रेशन में कैसे रखते हैं, एक मर्तबा ए के जगह पे CT को रखते हैं और दूसरी मर्तबा C0 को रखते हैं, तो क्या मिलेगा आपके पास, देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास CT माइनस CO इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट KT लिखेंगे। ठीक ना? अच्छा, माइनस को अगर सॉल्व करें यहां से तो क्या मिलेगा, माइनस और ये माइनस प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसा, माइनस CT प्लस CO इज इक्वल टू क्या हो गया, KT हो गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CO माइनस CT इज इक्वल टू क्या हो गया, KT हो गया।
अब एक काम करो, ct को इधर ले आओ, kt को इधर ले आओ, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, ct इज इक्वल टू co माइनस क्या हो गया, kt हो गया। ये हमारे पास बना। अब इसका ग्राफ आप देखो कैसे निकाला जाए। ये मान लो आपके पास y, ये हो गया आपके पास m, ये हो गया आपके पास x, और ये हो गया आपके पास c। ठीक है, तो ग्राफ में क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यहां माइनस है तो माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया, माइनस एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास ग्राफ मिला है। और आपको पता है कि ये ग्राफ कैसा होता है, तो लीनियर होता है। कैसे बनाएंगे ग्राफ बाबू, एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलना है, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या लेके चलना है, सिटी, इंटरसेप्ट कितना होगा, सी नॉट। मान लो यहां से यहां तक है इंटरसेप्ट, दिस इज C0 है ना, यहां से यहां तक आपके पास क्या है, C0, और यहां से कर्व आएगा लीनियर, लेकिन स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। माइनस से मतलब नेगेटिव, तो स्लोप जो हुआ है यहां पर, दिस इज अ माइनस के। तो ये आपके पास ग्राफ मिला है 0 ऑर्डर का। इसको पहले देखो, उसके बाद कुछ और ग्राफ बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ, इस बार ग्राफ के लिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, ए से मैं बना दिया प्रोडक्ट वाला, ठीक है। टाइम इक्वल टू 0 पे इसको ए बोले तो ये 0 हुआ था, टाइम टी पे ए माइनस एक्स किए तो ये x हुआ था। अब याद होगा लास्ट क्लास पे हमने यहाँ पे k बराबर फाइंड आउट किया था, तो क्या मिला था, x/t। ये कल हम लोग बात कर चुके हैं, यानी लेक्चर नंबर 3 पे बात कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसा, x इज इक्वल टू kt लिख सकते हैं। अगर मान लो ये आपके पास y हो गया, ये हमारे पास m हो गया, और ये हमारे पास x हो गया, तो इक्वेशन क्या मिला, y इक्वल टू m इंटू एक्स। और आपको पता है ये कर्व भी कैसा होता है, लीनियर होता है। तो आप कैसा कर्व बना सकते हैं, x के तरफ मैंने रख दिया t, देख लो, y के तरफ हमने रख दिया x, और कर्व यहां से स्टार्ट होगा और लीनियर जाएगा। यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, स्लोप किसके बराबर होगा, k के बराबर। कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लो यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा मैं पलटने की कोशिश करूं, ऐसा मैं करूं, मान लेते हैं यहाँ पर जैसे x बराबर आपको क्या मिला था, k इंटू टी मिला था। अगर मैं कर्व को प्लॉट करना चाहता हूं, t को रखा y पर और x को रखा x पर, मतलब इसको रखा x पर और इसको रखा y पर, यानी आप इसको ऐसा कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 1/k इंटू एक्स, ऐसा कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास m, और ये हो गया सर आपके पास x। तब भी कर्व कैसा बनेगा, लीनियर। स्टार्ट यहीं से होगा, बस इस बार जो स्लोप लिखेंगे ना हम लोग, वो क्या लिखेंगे, 1/k। ध्यान से देखना, अगर x और t पर लेके चलते हो तो स्लोप मिलेगा k, और t और x पे लेके चलते हो तो स्लोप क्या मिलेगा, 1/k। तो ये टोटल 3 कर्व हमने आपको बताया 0 ऑर्डर रिएक्शन पर। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे भी हमारे पास कुछ कुछ कर्व मिलता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इसको आप कॉपी कर लो पूरा अच्छे से, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका कर्व बात करने वाले हैं। कैसे करना है, जैसे मान लो ए रिएक्टेंट है और इससे बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप रेट कैसे लिखोगे, k इंटू ए के पावर क्या हो जाएगा, 1, तभी फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब रेट को क्या लिखना होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रिएक्टेंट है ए तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ये सब याद होगा, पहले पढ़ चुके हैं। इज इक्वल टू k इंटू क्या होगा आपके पास, a के पावर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ए
डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन C0 to CT and from time 0 to T, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 बोल रहे हैं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन CT बोल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन आप कैसे लेके चलोगे, माइनस dA बाई ए, कहां से कहां तक, C0 से CT तक, ऐसे सोचोगे, इज इक्वल टू के डी टी, इसका इंटीग्रेशन कहां से, 0 से लेकर के t तक। अच्छा यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसका जो इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है, इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू ln a, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln a, ln को आप log बेस ed कहते हैं, कल वाली क्लास में बात कर चुके हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं नेगेटिव ln a कहां से कहां तक, C0 से CT तक, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, KT लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। अब a की जगह पे एक बार CT को रखो, एक बार रख लिए सर CT को, और दूसरी मर्तबा क्या रख लिए सर, C0 को, इज इक्वल टू क्या मिल गया, KT मिल गया। अब माइनस को साथ में लेके चलो, तो माइनस ln CT माइनस माइनस प्लस ln हो गया आपके पास C इज इक्वल टू KT। कैसे लिखा जा सकता है देखो, तो इसको पहले लिख लो, तो ये हो गया ln CO माइनस क्या हो गया ln CT, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिखें, इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, KT हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ln CO बाई CT लिख सकते हैं। क्यों ऐसा, याद रखना ln A माइनस ln B, इसको क्या बोलते हैं, ln A बाई B बोलते हैं। यही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर किए हैं हम लोग यहाँ पर, ln A माइनस ln B ln A बाई B इज इक्वल टू क्या हो गया, तो KT हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ग्राफ में दिखाऊं आपको, आपके पास मिला है ln CO बाई CT इज इक्वल टू K इंटू T, यही मिला है हमारे पास। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये हमारे पास y है, ये हमारे पास m है, और ये हमारे पास x है, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू m इंटू एक्स। कर्व कैसा बनेगा, लीनियर। तो लीनियर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे x के तरफ t को रखता हूं और y की तरफ रखता हूं ln C0 डिवाइड बाई CT। तो कर्व कहां से ओरिजिनेट होगा, ओरिजिन से, और कैसा जाएगा, लीनियर। यहां पे स्लोप जो मिलेगा तो किसके बराबर मिलेगा, तो K के बराबर। तो कुछ इस तरीके से आप कर्व को कर सकते हैं। इसको पहले कॉपी करो, इसके बाद कुछ और कर्व के बारे में बात करेंगे। तो पहला कर्व हो गया ना हमारे पास, और भी कर्व बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसको पहले कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नाउ एक जो मिला था हमारे पास अभी ln CO बाई CT इज इक्वल टू क्या था, KT था। तो हम ध्यान से बस देखते चलना, एक एक कर्व आपको क्लियर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ln CO माइनस ln CT भाई log A बाई B को क्या लिखें, log A माइनस log B, या ln A बाई B को क्या लिखेंगे, ln A माइनस ln B। अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं यहां पर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो KT लिखा जा सकता है। अब एक काम करो, इसको उठा के इधर कर दो और इसको उठा के इधर कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, ln CT इज इक्वल टू ln CO माइनस KT हो जाएगा। ये भी हमारे पास मिल सकता है। अब देखो ग्राफ कैसा बना, ये हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास c, ये हो गया आपके पास माइनस m, और ये हो गया आपके पास x। तो इक्वेशन क्या मिला देखो, तो y इज इक्वल टू
माइनस एम एक्स प्लस सी मिल गया, माइनस एम एक्स प्लस सी। यानी कर्व कैसा बनेगा जरा चेक करें। अगर x के तरफ मैं t को ले लेता हूं, y के तरफ ln ct को ले लेता हूं, और इंटरसेप्ट कितना है, ये ओरिजिन हो गया, यहां से यहां तक इंटरसेप्ट ले लो, दैट इज ln cu। तो यहां से कर्व कैसा मिलेगा बाबू, लीनियर मिलेगा, लेकिन स्लोप कैसा होगा तो नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। आप देख सकते हैं ये हो गया स्लोप, माइनस के तरफ है यानी नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये भी कर्व मिलेगा। और भी यहां से ले सकते हैं हम लोग, कैसे जरा देखें। जैसे इसी इक्वेशन से चले, ln ct इज इक्वल टू ln co माइनस हो गया kt। हम लोग जानते हैं ln बराबर क्या होता है, 2.303 log बेस 10। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको जरा पुट करें यहाँ पे, 2.303 log बेस 10 ct इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 c नॉट माइनस क्या हो गया kt हो गया। अच्छा 2.303 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिला, log बेस 10 ct इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 log बेस 10 c नॉट माइनस kt डिवाइड बाई 2.303। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या रिजल्ट मिला हमारे पास, log बेस 10 ct इज इक्वल टू log बेस 10 c नॉट माइनस k डिवाइड बाई 2.303 इंटू t। ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है, बस कर्व कैसा बनेगा इसको जरा देखिए। ये क्या हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास c, ये हो गया आपके पास माइनस m, और ये हो गया आपके पास x। तो इक्वेशन जो मिला y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस क्या हो गया c। अगेन कर्व कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बना के देखें। सबसे पहले x के तरफ आपको क्या सोचना है, टाइम को, y के तरफ क्या सोचना है, इस बार रखना पड़ेगा log बेस 10 इंटू सी टी। पिछले वाले में क्या रखे थे, ln, यहाँ पे क्या रख रहे हैं, log बेस 10 वाला। ये हो गया ओरिजिन का पॉइंट। इंटरसेप्ट पॉजिटिव पर जाना है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, कितना पॉजिटिव है, यहां से यहां तक हो जाएगा log बेस 10 एंड c। m की जगह पर रख दिए हम लोग, सॉरी c की जगह पर रख दिए हम लोग, c की जगह पर। और उसके बाद यहां से स्लोप कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। स्लोप जो आया है हमारे पास, ये किसके बराबर है, माइनस एम के बराबर। माइनस एम कितना है, दैट इज माइनस के डिवाइड बाई 2.303। कर सकते हो, ये भी एक कर्व बनेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर। इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग कुछ और कर्व यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का ही, ठीक है। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाउ, कुछ और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये वाला इक्वेशन, ये वाला है ना, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी जस्ट। यहां पे अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ln co बाई सी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, kt। अब ध्यान से देखना, जब ln को उठा के इधर करोगे ना, तो हम ध्यान से बस देखते जाओ, समझते जाओ। ln को उठा के इधर करोगे तो ln बन जाएगा e, और ये चला जाएगा पावर में, दैट इज kt। फिर से सुनना, ln को इधर में कर रहा हूं तो ln हो गया e और पावर में चला गया kt, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, दैट इज c नॉट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ct e के पावर क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। तो ये भी लिखा जा सकता है। और आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप एक काम करो, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, co डिवाइड बाई e के पावर kt इज इक्वल टू हो गया ct। देयरफॉर ct बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये हो गया आपके पास c नॉट, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, माइनस kt हो जाएगा। भाई प्लस है तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
और अगर इसका ग्राफ देखोगे ना, इसका ग्राफ देखोगे तो ये हो जाता है हमारे पास t, और यहां पर ले लो ct, और ये हो गया c नॉट। तो ये जो कर्व बनाएगा कुछ ऐसा बनाएगा, है ना, इस टाइप का कर्व ये बनाने वाला है, इसका कर्व ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर ही, जो लास्ट क्लास पे डिस्कस किए हुए थे। इक्वेशन क्या मिला था हमारे पास, log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी। याद है कल ही हमने बात किया था इसके बारे में। अगर मैं इसको y कह रहा हूं, इसको m कह रहा हूं और इसको मैं x कह रहा हूं, तो कर्व कैसा बनेगा, x के तरफ आपने t रख दिया, y के तरफ आपने रख दिया log a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां से कर्व स्टार्ट होगा और स्लोप जो बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, k के बराबर। तो ये कुछ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको ग्राफ बताया, और इससे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी ग्राफ देख चुके हैं। ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखो कैसे कैसे, बस इक्वेशन का खेल है और कुछ नहीं। मैं इक्वेशन एक मतलब दिखा देता हूँ कैसे कैसे इक्वेशन से क्या क्या कर्व बनता है। जैसे अगर मान लो y इक्वल टू एम एक्स है, तो कर्व कैसा बनेगा, ये x है और ये y है, तो यहाँ से लिनियर कर्व बनेगा ये। फिर इक्वेशन ऐसा भी मिलता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कर्व कैसा बनेगा, ओरिजिन से पॉजिटिव फेज की तरफ c आगे जाओ और यहाँ से आप लिनियर कर्व को उठा के चलो, ये भी बनता है। फिर y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, इसका कर्व कैसा बनेगा देखना, इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जाओ, ये हो गया c, और स्लोप यानी कि m नेगेटिव है, तो इसका स्लोप किधर जाएगा, नीचे की तरफ। इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के कर्व बनते हैं, ठीक ना। लेकिन फिलहाल आप इतना ही रखो, जैसे जैसे आपका और भी कर्व आएगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। इसको पहले आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक पता कर लेते हैं, ग्राफ Na, और इससे बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ कर्व के बारे में बात करना है, कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले इसका रेट देखो, तो r बराबर क्या लिखोगे, k इंटू a के पावर n लिखोगे, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अच्छा, रेट को आप क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और याद होगा स्टिचोमेट्रिक मल्टीप्लाई पर है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड पर। रिएक्टेंट है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा नेगेटिव। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में, यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकेंड होगा, आप देख लेना वहां से। स्टिचोमेट्रिक मल्टीप्लाई पर है तो डिवाइड पर आ जाता है। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इंटू ए के पावर n लिख सकते हैं। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो गया माइनस डी ए बाई, इसको ले आओ इधर, a के पावर हो गया n और बाकी को ऊपर करो, तो लिखेंगे हम लोग n k d और t। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, कहां से, फोर कॉन्सेंट्रेशन C0 से CT तक एंड फ्रॉम टाइम 0 से कहां तक बाबू, T तक। इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन माइनस डी ए डिवाइड बाई ए के पावर n, कहां से कहां तक, C0 से CT तक, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है n के डी टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक, ठीक है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन होता है ln a, क्या होता है, ln a होता है, जैसे अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में देखा था, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, ln a कहां से कहां तक, C0 से लेकर के CT तक, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना पड़ेगा, KT, कर सकते हैं। अब a की जगह पे एक बार CT पुट करो और एक बार C0 पुट करो, तो क्या मिलेगा, ln CT माइनस ln C0 इज इक्वल टू n के टी। अच्छा, माइनस को इसमें पुट करो और उसके बाद देखो, तो क्या लिखेंगे, माइनस ln CT, माइनस माइनस हो गया प्लस,
ln C नॉट इज इक्वल टू हो गया NKT। अब इसको समराइज करके लिखें तो क्या मिलेगा, ln CO माइनस ln CT इज इक्वल टू NKT हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो, ln A माइनस ln B को ln A बाई ln B, सॉरी ln A बाई B, आपको फॉर्मूला जस्ट दिखा चुके हैं हम लोग। ln A माइनस ln B को क्या लिखोगे, तो ln A बाई B लिखोगे। यही फंडा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया, NKT हो गया। अब एक चीज अभी जस्ट मैंने बताया था, ln को उठा के इधर करोगे तो E में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट पावर में चले जाएगा, यानी क्या मिलेगा, CO डिवाइड बाई CT इज इक्वल टू, इस ln को उठा के इधर करें तो E हो गया और NKT चला गया इसके पावर में, ऐसा हो गया। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CO डिवाइड बाई E के पावर NKT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CT लिख सकते हैं। देयरफॉर CT बराबर क्या हो जाएगा, CO इंटू E के पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में लिखना पड़ेगा NK। अब देखें जरा, n का वैल्यू यहां पर आप कुछ भी लेके चलोगे तो ये रिजल्ट आपको आसानी से मिलता चला जाएगा। जैसे मान लो n का वैल्यू आप 1 लेके चलते हैं, यानी किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें फर्स्ट ऑर्डर की। तो अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो CT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 E के पावर माइनस KT, और ये जस्ट अभी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अब देखो, जस्ट हमने अभी आपको ये बता रखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे nth ऑर्डर भी निकालना सीख जाते हैं और n का वैल्यू पुट करते चले जाते हैं, तो आप आसानी से इस टाइप में कर सकते हैं। एक इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जरा इसको आप कॉपी करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन है, 2A रिएक्ट करके बनता है B प्लस C, इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मिनट इनवर्स देन करेक्ट इज। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है आपको पता करना है। तो अभी हम लोग nth ऑर्डर वाला देखे हुए थे, क्या देखे थे, देखो तो ये आपके पास nth ऑर्डर वाला CT इज इक्वल टू था COE के पावर माइनस NKT, और यहां पर ये n क्या था, स्टीचियोमेट्रिक था, सही ना था, देखो ये वाला। अब यहाँ पे n की जगह पे अगर आप 2 पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, CT इज इक्वल टू COE के पावर माइनस 2K, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आप मुझे बता दें। तो ऑप्शन नंबर B आपका सही है। फटाक से बन गया, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, n वाला याद रखो, पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करो, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। देखो, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एग्जैक्ट हाफ हो जाना चाहिए। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट क्या हो जाना चाहिए, हाफ। आप इसको ऐसा समझिए, जैसे ए जो है आपके पास बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। टाइम इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए बोलो तो ये क्या होगा, 0 होगा। टाइम टी पर मैं बोलूं कि a माइनस एक्स हो गया तो ये क्या बना होगा, x बना होगा। अब ध्यान से देखना, अब ऐसा टाइम को आप t हाफ बोलेंगे, ऐसा टाइम को आप t हाफ बोलेंगे कि ये आपके पास एग्जैक्ट क्या हो जाए, हाफ हो जाए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एग्जैक्ट क्या हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। तभी उस टाइम इंटरवल को आप क्या नाम दोगे, हाफ लाइफ पीरियड नाम दोगे। क्या नाम दोगे, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, द टाइम इंटरवल in which concentration of reactant exact half of the initial concentration called half life period। यानी तभी आप उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे कि जब वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट क्या हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए।
यानी कि आप इसको ले सकते हैं ऐसा, हम कह सकते हैं यहां से कि a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, a बाई 2 के बराबर हो जाना चाहिए। a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, a बाई 2 के बराबर हो जाना चाहिए। तभी वैसे सिचुएशन पे आप t को क्या बोलना चालू करेंगे, t हाफ बोलना चालू करेंगे। इस बात को माइंड में रखेंगे कि तभी आप हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे जब a माइनस एक्स के जगह पर क्या हो जाए, a बाई 2 हो जाए, है ना, तभी आप उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। अब हाफ लाइफ पीरियड भी अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अलग अलग आता है। चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पूरा टॉपिक मैं लिख देता हूं यहां से, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड देखा है। तो हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर में कि K इज इक्वल टू इक्वेशन क्या था, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स। लास्ट क्लास पे इसकी डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाफ लाइफ कहने के लिए आप तभी t को हाफ कह सकते हैं जब a माइनस एक्स को किसके बराबर बोला जाए, a बाई 2 के बराबर बोला जाए। ठीक है, a माइनस एक्स को a बाई 2 बोलेंगे तब जाके t को आप t हाफ कह सकते हैं। अब इस चीज को उठा के यहां पर रखो, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ। अगर t को t हाफ लिख रहे हैं तो लॉग बेस 10 a माइनस एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, a बाई 2 लिखना पड़ेगा। मतलब सिंपल इस वाली चीज को यहां पर रख देना है आपको। अब सॉल्व करें, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग बेस 10, 2 किधर चला जाएगा बाबू, ऊपर, a से कट गया और ये हो गया 2। अब याद रखना लॉग बेस 10 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301 होता है। अब इसको अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, यहां पे पुट कर दूं तो k इज इक्वल टू होगा 2.303 इंटू 0.301 डिवाइड बाई टी हाफ। अब इसको भी अगर सॉल्व कर दिया जाए तो टी हाफ बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.693 अपॉन के। आप देखें एक चीज कि हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर का आप निकाले हैं उसमें कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं है, ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और ना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ए भी कट गया और ए माइनस एक्स से ए भी कट गया, तो कोई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हैं पॉइंट कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट depends on initial concentration of the reactant, initial concentration of the reactant। आप देख सकते हैं जब हमने डेरिवेशन किया तो यहां पर कभी भी और कहीं भी a और a माइनस एक्स का जिक्र नहीं है जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मान के चल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जरा आप इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर हम लोग इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, इसका ग्राफ के लिए मैं क्या करूं, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं A और यहां पे ले लेता हूं T हाफ। तो आप देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ये जो आपके पास इक्वेशन मिला, यहां कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं है, या A का जिक्र नहीं है, या A माइनस एक्स का जिक्र नहीं है। इसका मतलब इसका हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर वाला ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, सिंपल कांस्टेंट कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, कांस्टेंट। ये किसके लिए बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात हो रही है। सिमिलरली अगर हाफ लाइफ पीरियड में सेकेंड ऑर्डर का निकालो, हाफ लाइफ पीरियड फॉर
फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर का पहले रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिखे, k इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन 1/t इंटू a माइनस एक्स माइनस क्या होगा 1/a। अब t को आप t हाफ तभी कह सकते हैं जब a माइनस एक्स को आप क्या बोलना चालू करें, a/2 बोलना चालू करें। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट हाफ होगा ना, तभी t को t हाफ बोला जा सकता है। इसको जरा यहाँ पे पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू 1 a माइनस एक्स के जगह पे क्या रख लो a/2 माइनस 1/a। जरा इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल अगर सॉल्व करें तो t हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 2/a माइनस क्या होगा 1/a। अब इसको अगर सॉल्व करें तो t हाफ इज इक्वल टू क्या होगा 1/k और यहाँ पे क्या होगा 1/a। इससे इसको माइनस करो तो 1/a बचेगा। तो t हाफ इज इक्वल टू क्या हुआ 1/a इंटू k। ठीक है। अच्छा यहाँ पर k क्या है, दिस इज रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को अगर आप हटाते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, तो कांस्टेंट को रिमूव करें तो साइन कौन सा आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का, दैट इज 1/ क्या लिखेंगे a लिखेंगे। कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं कर्व के बारे में बात करूं, सपोज करो यहां पर a है और यहां पर है आपके पास t हाफ। तो t हाफ बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी t हाफ ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन कम, t हाफ कम तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया ज्यादा। देखो जरा यहाँ पे t हाफ ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा कम। अब t हाफ हो गया कम, यहाँ पर देखो कम है ना, t हाफ कम तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया। मतलब इसका कर्व ये बनने वाला है। आप यहाँ पे एक और कर्व सोच सकते हैं, कैसे, अगर मैं इसको यहां से लिखूं नाउ, जैसे t हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a। तो आपको पता है कि ये y है, ये m है और ये आपके पास सर x है। क्या है, x। तो कर्व आप ऐसा भी बना सकते हैं, y पर रख दिए t हाफ को, x की जगह पर रख दिए 1/a को, है ना। तो कर्व कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा विथ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। इक्वेशन क्या मिल रहा है, y इक्वल टू m इंटू एक्स। तो ये कर्व बनेगा आपके पास। यहां पे अगर आप स्लोप देखते हैं तो स्लोप किसके बराबर है, दैट इज m के बराबर, और m कितना है हमारे पास 1/k है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ पे कर्व है ना, इस कर्व का स्पेशल नाम है बाबू, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना। तो पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो पूरा, उसके बाद फिर जो है हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड चेक करने वाले हैं। ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लेके चलने वाले हैं फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल टू 1/2t इंटू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। यही है इक्वेशन हमारे पास। अब t को आप t हाफ कब कह सकते हैं, जब a माइनस एक्स को a/2 की तरह ट्रीट करने लगे। अब इसको जरा पुट करो यहाँ पे, तो k इज इक्वल टू 1/2t हाफ इंटू 1/a माइनस एक्स की जगह पर a/2 का स्क्वायर माइनस हो गया 1/a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो t हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 के 1/a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 किधर चला जाएगा ऊपर, माइनस 1/a का स्क्वायर। देयरफॉर जो t हाफ था ये किसके बराबर मिला, 1/4 में से 1 गया तो 3 हो गया,
तो ये हो जाएगा आपके पास 2k इंटू 3/a का स्क्वायर, दैट मीन्स टी हाफ इज इक्वल टू हो गया 3/2 इंटू k इंटू a स्क्वायर। ये हो गया आपके पास हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक ना। अब अगर मैं इसको ऐसा करूं, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 इंटू के इंटू 1/a स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो गया y, इसको बोल लो m, और ये हो गया आपके पास x। यानी इक्वेशन जो मिला वो किसके बराबर मिला, y इक्वल टू m इंटू एक्स के बराबर मिला। यानी कर्व कैसा होगा, लीनियर। यहाँ पे x के तरफ रख लो 1/a स्क्वायर और y के तरफ रख लो टी हाफ। कर्व कैसा बनेगा आपके पास, ये बनेगा बाबू लीनियर ऐसा। बट ध्यान देना यहाँ पे स्लोप किसके बराबर लिखा जाएगा, स्लोप के बराबर है 3/2k, 3/2k के बराबर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और ग्राफ यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग जानते हैं कि ये जो आपके पास k है ना बाबू, दिस इज अ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन आ जाता है। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, 1/a स्क्वायर। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ पे रख लो a स्क्वायर और यहाँ पे रख लो टी हाफ, ठीक है। तो कर्व कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा। टी हाफ ज्यादा तो a स्क्वायर कम, टी हाफ कम तो a स्क्वायर क्या हो गया, ज्यादा। और इस कर्व का स्पेशल नाम होगा हाइपरबोला। ध्यान देना, a स्क्वायर होगा तो हाइपरबोला बोलेंगे, और अगर सिर्फ a होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे, ठीक है। a होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और a स्क्वायर होगा तो सिंपल हाइपरबोला। इसको कॉपी कर लो। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे होता है और कितना होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको पूरा लिख लो। फोर्थ नंबर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका हाफ लाइफ पीरियड देखिए आप। तो हम लोग जानते हैं कि k इज इक्वल टू क्या मिल रहा था, a माइनस एक्स बाई टी। आप ड्राइव कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर पर, ठीक है। अब t को आप t हाफ कब कह सकते हैं, जब a माइनस एक्स को किसके बराबर लिख दिया जाए, a/2 के बराबर। इसको जरा पुट करो यहां पर। तो k इज इक्वल टू a माइनस a/2, देन t को आप क्या लिखेंगे, t हाफ लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो t हाफ, अच्छा a में से a/2 गया तो a/2 बचेगा, इनटू क्या हो जाएगा k। तो ये आपके पास मिल चुका है t हाफ इज इक्वल टू a/2k। ये आपके पास इक्वेशन मिलेगा। नाउ अगर मैं इसको ऐसा करूं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k इंटू a, तो कर्व कैसा बनेगा देखना। ये हो गया y, ये हो गया m और ये हो गया x। यानी इक्वेशन क्या मिला बाबू, y इक्वल टू m इंटू एक्स। यानी कि लीनियर कर्व बनना चाहिए विथ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो x के जगह पर रख लो a को और y के जगह पर रख लो t हाफ को। स्टार्ट कहां से होगा, ओरिजिन से। यहाँ पे स्लोप किसके बराबर है, स्लोप है m के बराबर और m है बाबू 1/2k, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, ये जो है आपके पास रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक ना। तो रेट कांस्टेंट को अगर यहां से रिप्लेस करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाफ लाइफ पीरियड को बढ़ाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़नी चाहिए, या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी बढ़ेगा। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी आपका क्या होगा, कम होगा। ध्यान देना, सेकेंड ऑर्डर पे इनवर्स रिलेशन मिला था, थर्ड ऑर्डर पे भी इनवर्स रिलेशन मिला था,
लेकिन जीरो ऑर्डर पे क्या मिला है, कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिला है। ठीक है, पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रिक बात कर लेते हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जरा कॉपी करें इसको। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रिक सोच सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए, है ना, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर n माइनस एक्स, जहां पर n जो होगा ना आपके पास, ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये सारे के लिए अप्लाई होगा, फर्स्ट के लिए भी, जीरो के लिए भी, सेकेंड थर्ड जिसके लिए अप्लाई करना है कर लो, रिलेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो n का वैल्यू आप 1 लेते हैं तो t हाफ क्या मिल जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 0, और किसी के पावर 0 यानी कि वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट। और हमने अभी जस्ट बता दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर मान लो n का वैल्यू 0 लेते हो तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a के पावर क्या हो गया, 0 माइनस 1। सॉल्व कर लें इसको जरा, तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a के पावर माइनस 1, इसको ऊपर लेके जाओगे तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी अभी रिलेशन देख चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला। आप चाहे तो सेकेंड ऑर्डर का भी देख सकते हैं, तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a 2 माइनस 1, सॉल्व अगर करते हैं तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/a। आप यही रिलेशन सेकेंड ऑर्डर का भी निकाल चुके थे। तो अगर ये वाला पॉइंट आपके माइंड में रहता है तो हाफ लाइफ पीरियड और कॉन्सेंट्रेशन का किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर रिलेशन को आप आसानी से फाइंड आउट देख सकते हैं कि कहाँ पे इनवर्सली हो रहा है और कहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी कर लो। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर पर जो है ना डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।